Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the topic cerebrovascular accident, जिसको अपन CVA भी बोलते हैं और इसको अपन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं या फिर अपन इसको ब्रेन अटैक भी बोल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द डेफिनेशन. Cerebrovascular accident occur when the blood supply to part of your brain is interrupted or reduced, preventing brain tissue from getting oxygen and nutrients. Brain cells begin to die in minutes. मीन्स सीवी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्रेन या फिर ब्रेन के टिश्यू एंड सेल्स के पास ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण वो वहाँ की जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे डाई होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे ब्रेन अटैक की कंडीशन डेवलप होती है. और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक. यानी देन इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जिसको अपन को ध्यान में रखना है. जैसे कि इसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली हेमोरेजिक स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप होती है, जिसके अंदर 60% कंडीशन है वो एज ए रिजल्ट ऑफ द हाइपरटेंशन के कारण डेवलप होती है. और यदि अपन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ की कंडीशन वाला डिजीज है. नेक्स्ट, ये मोस्टली कंडीशन है वो फिजिकल डिसेबिलिटी की कंडीशन डेवलप करता है ओल्डर एज के अंदर. देन सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसको अपन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, इसके अंदर ग्रेजुअली एंड रैपिडली जो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट की कंडीशंस है वो डेवलप होती है, जिसके कारण वहाँ पे फिट्स या फिर अननोन वस्कुलर टेरिटरी की कंडीशंस डेवलप हो जाती है. यानी फिट्स की कंडीशंस यहाँ पे मोस्टली डेवलप होती है. नेक्स्ट, यदि सीवीए की कंडीशन डेवलप होती है तो उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली कंडीशन डेवलप होती है इस्चीमिया टू ए पार्ट ऑफ ब्रेन एंड हेमोरेज इनटू द ब्रेन दैट रिजल्ट इन डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स. यानी जो सीवीए की कंडीशन, जिसको अपन डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स भी बोल सकते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है? या तो इस्चीमिया डेवलप होना ब्रेन के पार्ट के अंदर, या फिर ब्रेन के अंदर हेमरेज की कंडीशन डेवलप होना. तो इसी के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स भी डिवाइड कर रखे हैं. यदि इस्चीमिया है तो उसको अपन इस्चेमिक स्ट्रोक बोल सकते हैं, और हेमरेज की कंडीशन है उसको अपन हेमोरेजिक स्ट्रोक भी बोल सकते हैं. देन जब ये कंडीशन डेवलप होगी, सीवीए की कंडीशन डेवलप होगी, जो अफेक्टेड पार्ट है, जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवमेंट है, सेंसेशन है, इमोशन है, वो टोटली ये तो लॉस हो जाएंगे या फिर इम्पेयर्ड हो जाएंगे. यानी इसके अंदर जो अफेक्टेड पार्ट है उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस क्या होंगे? या तो लॉस्ट हो जाएंगे या फिर इम्पेयर्ड हो जाएंगे. तो ये सीवियर प्रॉब्लम्स डेवलप होती है सीवीए के अंदर. यानी इससे ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं जिसके कारण अपने या तो पूरी बॉडी या फिर बॉडी के जो ऑर्गन है उनके फंक्शंस लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करने का मेन फंक्शन करता है ब्रेन. और यदि ब्रेन के फंक्शंस जब लॉस होंगे तो उससे रिलेटेड ऑर्गन या फिर उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे. ध्यान आता है क्लासिफिकेशन पे. सीवीए को अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी इसको 2-3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. तो इसको जैसे कि इस्चीमिक करंट डेवलप होता है तो ऊपर इसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं. यदि हेमरेज की कंडीशन करंट डेवलप होता है तो उसको अपन हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं. तो सबसे पहले अपन लेते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक. This is the most common type of stroke. An ischemic stroke results from inadequate blood flow to the brain from the partial or complete occlusion of the artery. यानी आपने एक कंडीशन पढ़ी थी MI पिछले साल के अंदर. MI के अंदर भी क्या होता है? या तो पार्शियली या कंप्लीटली ऑक्लूजन होता है आर्टरी के अंदर. उसके कारण यानी कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी के अंदर. तो उसके कारण क्या होता है? हार्ट अटैक की कंडीशन डेवलप होती है. तो सेम ऐसे ही है, जो इसकी जो मेन ब्लड आर्टरी जो सप्लाई करती है ब्रेन को, उस आर्टरी के अंदर या तो ऑक्लूजन हो जाए या फिर वो कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो जाए. यानी पार्शियली और कम्प्लीटली ऑक्लूजन होता है तब इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है ब्रेन के पास. उसके कारण जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक. और जितने भी स्ट्रोक होते हैं उसका 80% है वो इस्चेमिक स्ट्रोक की कंडीशन के कारण डेवलप होता है. इसको अपन 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिटिक. अपन ने थ्रोम्बस और एम्बोलस के बारे में पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स भी डिवाइड कर रखे हैं. तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? द ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी इन द ब्रेन बाय ए क्लॉट, और क्लॉट को अपन बोलते हैं थ्रोम्बस. ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कॉज होता है स्ट्रोक का, जिसके कारण ब्लड वेसल्स क्लॉट हो जाती है और जो ब्लड ब्रेन के सेल्स है, टिश्यूज़ है, उनके पास ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, और वो कंडीशन के कारण स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप होती है. यानी थ्रोम्बस के कारण ये कंडीशन डेवलप होगी. देन आता है एम्बोलिटिक स्ट्रोक. एम्बोलस का मतलब होता है कोई भी अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू
या फिर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है अपने हार्ट के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कहीं पर भी जो ये डेवलप हो रहा है, तो उसका कोई ब्लड क्लॉट या कोई पीस है वो वहाँ से निकल के और ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है और वो आके ब्रेन की आर्टरी को ब्लॉकेज कर जाए, उसके कारण जब ये कंडीशन डेवलप होगी उसको अपन बोलेंगे एम्बोलिक स्ट्रोक। तो जब ये कंडीशन डेवलप होगी तो ब्लड फ्लो स्टॉप होगा, ब्रेन की सेल्स है वो अपनी ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली रिसीव नहीं कर पाएगी, ना ही ग्लूकोज को रिसीव कर पाएगी, जिसके कारण वहाँ पे फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और स्टॉप हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के कारण जो स्ट्रोक कंडीशन डेवलप होगी उसको अपन बोलेंगे एम्बोलिक स्ट्रोक। देन आता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक मीन्स हेमरेज का मतलब क्या होता है, रिड्यूस द ब्लड रप्चर ऑफ द आर्टरीज और वेसल्स विच कोज लीक द ब्लड। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हेमरेज। तो इसके अंदर क्या होगा, इट अकर व्हेन द ब्लड वेसल्स इन योर ब्रेन लीक और रप्चर, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके कारण ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाए और लीक हो जाए, जिसके कारण वहाँ पे ब्लड कलेक्ट होगा और यानी वो तो ब्लड कलेक्ट होगा ब्रेन के ऑर्गन के अंदर पार्ट के अंदर, लेकिन वो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी ब्रेन की सेल्स को, और उसके कारण ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है। अब इसको भी दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक तो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज और एक सब एरेक्नोइड हेमरेज। ये जब हेमरेज अलग अलग पार्ट के अंदर होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स भी डिवाइड कर रखे हैं। इंट्राक्रैनियल हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेमोरेजिक स्ट्रोक। इट अकर व्हेन एन आर्टरी इज द ब्रेन ब्रस्ट, यानी डैमेज हो जाए, फट जाए, फ्लडिंग वो ज़्यादा फ्लडिंग हो जाए द सराउंडिंग टिश्यू विद ब्लड, जिसके कारण जो सराउंडिंग टिश्यू है वो ब्लड से फिल हो जाएंगे और वो कंडीशन है वो प्रेशर क्रिएट करेगी और वो ब्रेन के ऑर्गन को जो फंक्शंस है वो धीरे धीरे स्टॉप कर देगी, तो उसके कारण भी स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। देन सबरेक्नोइड हेमरेज है, इट इज़ द लोएस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। इट रेफर्स टू ब्लीडिंग इन एन एरिया बिटवीन द ब्रेन एंड द थिन टिश्यू दैट कवर इट, यानी जो ब्रेन और जो उसके टिश्यू होते हैं उसके जो बीच का एरिया है वहाँ पर ब्लीडिंग की कंडीशन डेवलप होगी। और इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज के अंदर मेनली ब्रेन के अंदर ये कंडीशंस डेवलप होगी। तो इसको इसके अलग अलग हेमरेज की जगह के अकॉर्डिंग इसको टाइप्स को भी डिवाइड कर रखा है। अब आते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर है जो इस कंडीशन को डेवलप करते हैं। फर्स्ट है अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, जिसके कारण ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है, लीक हो जाती है। देन ओवर ट्रीटिंग विद ब्लड थिनर, यानी जो एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशंस किसी पेशेंट को अपन दे रहे हैं और उसका ओवर ट्रीटमेंट हो जाए तो उसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन बल्जेज ऑफ वीक स्पॉट इन योर ब्लड वेसल्स वॉल, यानी कोई भी एन्यूरिज्म यानी सेरिब्रल वेसल्स एन्यूरिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाए, यानी बल्ज हो जाए और वो वीक स्पॉट है वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, रप्चर हो सकता है और उसके कंडीशन के कारण हेमरेज हो सकता है। देन ट्रॉमा, जैसे कि कोई कार एक्सीडेंट है उसके कारण ब्लड हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट प्रोटीन डिपॉजिट इन ब्लड वेसल्स, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसको अपन बोलते हैं एमोलॉइड एंजियोपैथी, सेरिब्रल एमोलॉइड एंजियोपैथी, उसके अंदर क्या होता है ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स की वॉल वीक हो जाती है और वीक होने के कारण वो बल्ज होके और रप्चर हो जाती है, तो वो कंडीशंस भी हेमरेज कोज कर सकती है। देन इस्चेमिक स्ट्रोक्स है उसके कारण भी हेमरेज हो सकता है। तो ये ऐसी सारी कंडीशन है जो हेमरेजिक स्ट्रोक की कंडीशंस को डेवलप करती है। देन आता है सेकंड ऑनसेट एंड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रोक के टाइप। तो इसको अपन एक फर्स्ट टाइप है इसका एक ही टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसको अपन मिनी स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंट फॉर्म द मेजर टाइप ऑफ द स्ट्रोक बिकॉज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम यूजुअली नो मोर देन 5 मिनट, यानी ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन के कारण ब्लड फ्लो है वो कुछ मिनट के लिए ब्लॉक हो जाता है ब्रेन के पास, यानी कम से कम 5 इससे कम, और उसके कारण ये कंडीशंस है डेवलप होती है जिसको अपन मिनी स्ट्रोक के अंदर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप कर होती है। इसको अपन दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब ऐसे रिस्क फैक्टर जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर पाए, जैसे कि ओल्डर एज, जेंडर, यानी ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है और जो 60 या 60 से अबव वाले पर्सनस के अंदर ज़्यादा होती है। देन हेरिडिटी
प्रायर स्ट्रोक यानी किसी की पेरेंट्स के अंदर स्ट्रोक की कंडीशंस है तो उनके बच्चों में भी हो सकती है। हार्ट अटैक है, किसी पर्सन्स को यदि बार बार हार्ट अटैक हो रहा है तो उनके अंदर भी स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। हार्ट अटैक का मतलब जैसे हार्ट अटैक आ रहा है तो कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होगा, इसके अंदर ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी और वो कंडीशन स्ट्रोक को लीड्स कर सकती है। देन आता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इन रिस्क फैक्टर को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी इसके अंदर सुधार करके अपन स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है हाइपरटेंशन। सीवियर और रेगुलर हाइपरटेंशन है तो स्ट्रोक को लीड्स करेगा। स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म है तो वो भी स्मोकिंग इस कंडीशन को लीड्स करेगा। डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या होता है, फैटी प्लेक्यू का डिपोजिशन, अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू है और धीरे धीरे जो ग्लूकोज है वो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, जिसके कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़, कोई भी सेरिब्रोवास्कुलर से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस है। देन असिम्टोमेटिक कैरोटिड स्टेनोसिस, यानी जो कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाए और सिम्टम्स डेवलप ना हो तो वो कंडीशंस भी ये कंडीशंस को लीड्स कर सकती है। स्टेनोसिस का मतलब वहाँ पे हार्डनेस या ब्लॉकेज हो जाता है। देन ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक है, वो मिनी स्ट्रोक है, वो हैवी स्ट्रोक के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो सेल्स की साइज़ है, ब्लड सेल्स की साइज़ है वो सी शेप हो जाती है और वो ब्लॉकेज डेवलप करती है उसके कारण। देन डाइस्लिपिडीमिया, लिपिड का ब्लॉकेज होने के कारण, ओबेसिटी मोटापे के कारण। देन पुअर डाइट्स है, यानी फैटी डाइट उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन पोटेशियम सोडियम डाइट्स पोटेशियम डाइट है वो डिक्रीज़ हो रही है तो वो कंडीशंस भी इसको लीड्स कर सकती है। फिजिकली इनएक्टिविटी है तो उसके कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। या फिर पोस्ट मोनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी, ये सारी ऐसी कंडीशन है जिसके कारण हेमरेजिक कंडीशन से वो डेवलप हो सकती है। या तो इनके अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक डेवलप होगा या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक डेवलप होगा, लेकिन इन जो फैक्टर्स को अपन मॉडिफाई करके और इस स्ट्रोक को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। देन आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर इस्चीमिया से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर हेमोरेजिक से रिलेटेड भी हो सकता है। विच लीड्स टू प्रेशर क्रिएट ऑन द नियर बाई क्रेनियल नर्व एंड ब्रेन टिश्यू, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके कारण प्रेशर क्रिएट होगा और किन के अंदर, क्रेनियल नर्व और ब्रेन टिश्यू के अंदर। विच कॉजिंग द सब एरोक्नॉइड हेमरेज, जब प्रेशर होगा तो वो जो ब्लड वेसल्स है उसके कारण वहाँ पे सब एरोक्नॉइड हेमरेज की कंडीशन डेवलप होगी। हेमरेज होगा तो यानी ब्लड है वो सेल से बाहर आ जाएगा, ब्लड वेसल से बाहर आएगा और वहाँ पे कलेक्ट होगा, जो कि क्या करेगा, इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम द सडन एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द सब एरोक्नॉइड स्पेस, यानी ब्लड लीक हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, उसके कारण सब एरोक्नॉइड स्पेस के अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा है और वो क्या करेगा, वहाँ पर आईसीपी इंक्रीज करेगा। और आईसीपी जब इंक्रीज होगा तो इंजर्ड ब्रेन टिश्यू और बाय सेकेंडरी इस्चीमिया ऑफ द ब्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिड्यूस परफ्यूजन प्रेशर, यानी ब्रेन टिश्यू इंजर्ड होंगे और ब्लड जो ब्रेन के पार्ट्स है उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसके कारण वहाँ पे सेरिब्रल परफ्यूजन है वो रिड्यूस होगा और वो कंडीशंस है वो लीड्स करेगी स्ट्रोक को। तो ये नॉर्मल सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है जिसके थ्रू ये कंडीशंस को अपन समझ सकते हैं। देन आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करता है स्ट्रोक की कंडीशंस कितनी सीवियर है उस पर। तो फर्स्ट वन पैरालिसिस कंडीशन डेवलप होगी, है ना, इसके अंदर या तो हेमीप्लेजिया हो सकता है, मोनोप्लेजिया हो सकता है या फिर क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, कोई भी ऐसी कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, ये डिपेंड करेगा स्ट्रोक की सीवियरिटी पे। देन नमनेस एंड वीकनेस इन द आर्म, फेस, लेग, स्पेशली ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी। वन साइड ऑफ द बॉडी इसलिए होगा क्योंकि जो ब्रेन का पार्ट, यानी जैसे राइट साइड यदि ब्रेन का पार्ट है वो अफेक्टेड होगा तो लेफ्ट साइड के जो फंक्शंस है वो नम वीक हो जाएंगे, तो इससे रिलेटेड ये सिम्टम्स अपीयर होंगे। देन ट्रबलिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होंगे तो उसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। कन्फ्यूजन है, स्लरिंग स्पीच है, विजन प्रॉब्लम है, देन ट्रबलिंग इन वॉकिंग है, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है, डिजीनेस है, सीवियर सडन हेडेक है, ड्रोलिंग ऑफ द वन साइड ऑफ फेस एंड अनइवन स्माइल, यानी जो वन साइड फेस का है वो ड्रॉपिंग हो जाएगा और स्माइल है वो भी ड्रॉप हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स है वो मोस्टली इसके अंदर डेवलप होते हैं, लेकिन इसके सिम्टम्स है वो अकॉर्डिंग टू ब्रेन साइड डैमेज भी डेवलप हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जैसे राइट ब्रेन डैमेज होगा, यानी स्ट्रोक होगा राइट साइड ऑफ द ब्रेन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, लेफ्ट साइड के अंदर पैरालिसिस हो सकता है जिसको अपन हेमीप्लेजिया बोल सकते हैं। देन लेफ्ट साइड नेग्लेक्ट होगा,
स्पाशियल पैरासेप्चुअल डेफिशिएंट की कंडीशन डेवलप होगी। देन जो नॉर्मली जो फंक्शंस है लेफ्ट साइड के वो रिड्यूस हो जाएंगे। रैपिड परफॉर्मेशन शॉर्ट अटेंशन स्पास्म की कंडीशन है वो डेवलप होगी। इम्पल्सिव सेफ्टी प्रॉब्लम्स है वो डेवलप हो सकती है। जजमेंट है उसके अंदर इम्पेयरमेंट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और टाइम कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पेयर्ड हो सकते हैं। तो ये मोस्टली राइट साइड से रिलेटेड फंक्शंस है तो वो डेवलप होंगे। अब लेफ्ट साइड यदि ब्रेन डैमेज होगा तो उसके कारण क्या होगा, तो राइट साइड पैरालिसिस जिसको अपन हेमीप्लेजिया बोलते हैं वो डेवलप होगा। स्पीच एंड लैंग्वेज है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड के एरिया है वो इसको कंट्रोल करता है। देन स्लो परफॉर्मेंस एंड क्वेश्चंस है वो डेवलप होंगे। डेफिशिएट अवेयर डेफिशिएट है वो डेवलप हो सकता है। डिप्रेशन की कंडीशंस डेवलप हो सकती है। एंजाइटी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है क्योंकि ये जो फंक्शंस है वो लेफ्ट साइड ऑफ द पार्ट है वो कंट्रोल करता है। देन लैंग्वेज और मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से वो डेवलप हो सकता है, यानी मैथमेटिक इक्वेशंस है उसको सोल्व नहीं कर पाएगा, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम्स डेवलप होगी। तो ये सारे कंसेप्ट्स है वो लेफ्ट साइड से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स डेवलप होगी। तो इसके अंदर सिर्फ एक सिंपल सी बात है, यदि ब्रेन का कौन सा एरिया इफेक्टेड हो रहा है उससे रिलेटेड सिम्टम्स है इसके अंदर अपीयर होते हैं, और सीवियरिटी सिम्टम्स की भी उसी पे ही डिपेंड होगी। नेक्स्ट अपन लेते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इसके अंदर अपन कैरोटिड अल्ट्रासाउंड कराएंगे। जो कैरोटिड आर्टरी है उसका अल्ट्रासाउंड करके उसके अंदर कहीं ब्लॉकेज है या फिर उसका कहीं पर हेमरेज है तो उस कंडीशंस का पता लगा सकते हैं। सीटी स्कैन है, एमआरआई है या फिर सीटी एंजियोग्राम है, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे डेवलप हो रही है। सेरेब्रल एंजियोग्राफी, इससे अपन ब्लॉकेज की मेन लोकेशन और हेमरेज की मेन लोकेशन का पता लगा सकते हैं। देन पीईटी है और ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, इससे भी अपन सेम वही लोकेशन का पता लगा सकते हैं। ईसीजी है, इससे अपन यदि कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो उसका पता लगा सकते हैं। और ब्लड इन्वेस्टिंग है तो ब्लड से रिलेटेड कोई भी, जैसे कोई बॉडी के अंदर किसी का अमाउंट इंक्रीज हो रखा है तो उसके बारे में अपन पता लगा सकते हैं। जैसे सोडियम लेवल इंक्रीज है या फिर कैल्शियम लेवल इंक्रीज है जो कि ब्लॉकेज कोज करता है तो उसके बारे में अपन पता लगा सकते हैं। तो ये मोस्टली एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं और इसका मेन कोज क्या है। देन करते हैं अपन इसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले इस्चेमिक स्ट्रोक यदि डेवलप होता है तो उसके लिए अपन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे सकते हैं, यानी ब्लड क्लॉट है उसको डिजोल्व करने के लिए। उसके अलावा यदि कहीं पर अर्थरोस्क्लेरोटिक की कंडीशंस है उसके कारण एम्बोलिक और थ्रोम्बिक स्ट्रोक डेवलप होता है तो उसके लिए अपन एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देंगे, जो भी प्लेटलेट्स है उसको सोल्व करने के लिए, क्लॉट्स को डिजोल्व करने के लिए। देन एंटीकोगुलेंट्स देंगे ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करने के लिए, इसके लिए अपन हिपेरिन या वेराफेरिन अपन मोस्टली यूज़ करते हैं। और ब्लड थिनिंग एजेंट्स अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन ड्रग से अपन ब्लड को थिन कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं और जो ये प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर सकते हैं। यानी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक या फिर एम्बोलिक स्ट्रोक को सोल्व करने के लिए अपन ये मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है कैरोटिड एंडोटेरेक्टोमी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, यानी जो कैरोटिड आर्टरी जो सप्लाई करती है ब्रेन को ब्लड सप्लाई, उसके अंदर कहीं प्लेक्यू है तो इस सर्जरी से अपन क्या करेंगे, उस प्लेक्यू को रिमूव करेंगे, यानी इस्चेमिक स्ट्रोक को अपन इससे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट। तो स्टेंट अपने एमआई के अंदर भी पढ़ा था, एंजाइना के अंदर भी पढ़ा था कि स्टेंट से अपन क्या करते हैं, कहीं प्लेक्यू कहीं थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है तो स्टेंट से या फिर एंजियोप्लास्टी से अपन क्या करते हैं उस प्लेक्यू को रिमूव आउट करते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ग्रोइन जो एरियाज होता है उसकी आर्टरी के थ्रू यानी फीमोरल आर्टरी के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं और उसको अपन जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पर लेके जाते हैं और स्टेंट को अपन वहाँ पे रख देते हैं, जिससे वहाँ पर जो भी प्लेक्यू वगैरह है उसको अपन आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कोइलिंग, जिसको अपन एंडोवस्कुलर एम्बोलेशन करते हैं। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ग्रोइन की जो फीमोरल आर्टरी है वहाँ से अपन कैथेटर इंसर्ट करेंगे और जो ब्रेन तक अपन को लेके जाएगा। अब सर्जन क्या करेंगे, वहाँ पर जो एन्यूरिज्म है उसको डिटेच करेंगे ताकि जो बल्जिंग हो रही है आर्टरी की वो वहाँ से रिलीव हो सके और वहाँ पे ब्लड लीक को अपन सॉल्व कर सकते हैं।
या फिर एक्स्ट्राक्रेनियल इंट्राक्रेनियल बाईपास भी कर सकते हैं। जैसे कि बाईपास थेरेपी अपन ने पढ़ी थी हार्ट के अंदर, एमआई के अंदर, इनके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए तो अपन क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं। तो वहाँ पर यदि कोई मान लो कोई कोरोनरी आर्टरी का कोई पार्ट है, कोई वहाँ पर ब्लॉकेज है, तो अपन बाईपास थेरेपी के थ्रू भी अपन ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर फर्स्ट आता है पैरालिसिस और लॉस ऑफ मसल्स मूवमेंट ऑन वन साइड ऑफ योर बॉडी। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस यही डेवलप होता है। देन डिफिकल्टी इन टॉकिंग एंड सॉलोइंग, मेमोरी लॉस, थिंकिंग डिफिकल्टीज, इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइक एज डिप्रेशन, पेन, नमनेस एंड चेंजेज इन बिहेवियर एंड सेल्फ केयर एबिलिटीज़। तो ये मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस है वो अकॉर्डिंग टू डैमेज ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन डेवलप होंगी। देन आता है प्रिवेंशन। इसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हाइपरटेंशन है वो हेमोरेजिक स्ट्रोक को लीड्स करता है, तो अपन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके कर सकते हैं। यदि कोई पर्सन टोबैको लेता है तो उसको अपन क्वाइट करवा के भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल एंड सेचुरेटेड फैट है जो कि डिपॉजिट होकर अर्थरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन और थ्रोम्बस और एम्बोलस का फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो उसके अमाउंट को लोअर करके, कम करके अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ से अपन इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर न्यूरोपैथी कंडीशन डेवलप होती है। इसका कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी कंडीशंस को यदि अपन को कंट्रोल करना है तो उसको सबसे पहले डायबिटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, जिसके लिए अपन एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, डाइट के लिए बोलते हैं, और जो वेट है उसको कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, ताकि ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट, पेशेंट्स को अपन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच डाइट्स है उसके लिए बोलेंगे। एक्सरसाइज है वो रेगुलरली करने के लिए बोलेंगे, मोस्टली एरोबिक एक्सरसाइज है जो कि स्ट्रोक की रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल रहता है। देन पर्सन्स को अपन गाइड करेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी वो रेगुलर करता रहे, एटलीस्ट 30 मिनट पर डे फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे अपन स्ट्रोक की रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। देन यदि किसी पर्सन के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कंडीशंस है तो उसको ट्रीट करेंगे, और जो भी इलीगल ड्रग्स होती है जैसे कि ये कोकीन वगैरह है तो उसको अवॉइड करवाएंगे, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर वगैरह को हाई करती है और ये ब्रेन डैमेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रह सकती है। अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर कुछ डायग्नोसिस है उसको बना के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस डायग्नोसिस के बारे में अपने पहले पढ़ा भी है, एक बार और देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू हेमीपैरेसिस, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, स्पास्टिसिटी एंड ब्रेन इंजरी। तो यानी जो फिजिकल मोबिलिटी है वो इम्पेयर्ड होगी, फिजिकल मूवमेंट है वो इम्पेयर्ड हो रही है, क्योंकि इसका मेन सिम्टम है पैरालिसिस। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हेमीपैरेसिस कंडीशन डेवलप होती है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है वो लॉस हो जाता है। तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस अपन इससे रिलेटेड बना सकते हैं। सेकंड, एक्यूट पेन रिलेटेड टू हेमीप्लेजिया, यानी हेमीप्लेजिया की कंडीशन डेवलप होती है तो अपन बॉडी की मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो वो कंडीशंस है वो एक्यूट पेन की कंडीशंस भी डेवलप कर सकती है किसी भी एक्सट्रीमिटी के अंदर। देन सेल्फ केयर डेफिसिट का मेन यही है, क्योंकि स्ट्रोक के कारण क्या होता है, अपने बॉडी के जो ऑर्गन है या पार्ट है वो फंक्शन नहीं कर पाते, तो सेल्फ केयर डेफिसिट की कंडीशन डेवलप होगी, तो इससे रिलेटेड भी अपन नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड सेंसरी रिसेप्शन ट्रांसमिशन, सेंसरी परसेप्शन डिस्टर्ब होंगे। देन इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहेगा अपने बॉडी के ऑर्गन पे, तो इस कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो रहा है उसके कारण थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये मोस्टली अपन इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अलावा अपन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड होगा, क्योंकि ब्रेन डैमेज है तो अपन नॉर्मली वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, और अपन अपना नॉर्मल अपनी बॉडी की केयर नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण स्किन इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड हो सकती है, क्योंकि हेमीप्लेजिया हेमीपैरेसिस की कंडीशंस है। देन जो फैमिली प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाएगी, उसका मेन कारण होगा कि कैटास्ट्रोफिक इलनेस के कारण। देन सेक्सुअल डिसफंक्शन कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट है और फियर टू फेलियर की कंडीशंस है, तो उसके कारण सेक्सुअल डिसफंक्शन की कंडीशन डेवलप होगी। तो ये मोस्टली नर्सिंग डायग्नोसिस अपन इसके अंदर बना सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अपन नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। यदि किसी टाइप का डाउट्स है तो मेरे से कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू।